डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्हें वंदना अर्पित करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है कि संस्कार भारती के अखिल भारतीय वार्षिक साधारण सभा में आप सभी के बीच उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला। सभा तो वैसे साधारण सभा है, लेकिन सभा में मौजूद सारे लोग असाधारण हैं। कला संस्कृति का जो विश्व है, उस विश्व को समृद्ध करने वाले, उसकी सेवा करने वाले ऐसे तमाम लोग संस्कार भारती के माध्यम से आज इस बैठक में उपस्थित है। तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी का महाराष्ट्र की इस सांस्कृतिक नगरी नागपुर में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आशुतोष जी ने कहा कि संस्कार भारती के अखिल भारतीय कार्यक्रम में मैं पहली बार आ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। संस्कार भारती से इतने वर्षों का जुड़ाव है, इतने कार्यक्रमों में मैं आया, लेकिन इस पद्धति से अखिल भारतीय कार्यक्रम जहां देश भर के संस्कार भारती के सारे प्रमुख लोग उपस्थित हो, ऐसे कार्यक्रम में पहली बार ही मेरा आना हुआ है। और आशुतोष मेरे मित्र है, इसलिए उन्होंने मेरी बहुत तारीफ कर दी। तो मुझे याद आया कि आज वैसे मराठी के बड़े साहित्यिक पु.ल. देशपांडे जी की भी जयंती है, और एक बार मुंबई में जब अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था और उसके मंच से बहुत बड़े बड़े वक्ताओं का भाषण हुआ, और भाषण के बाद पु.ल. देशपांडे जी को आभार प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। और आभार प्रदर्शन के लिए बुलाते समय उनकी तारीफ में कई चीजें कही गई। तो उस पर पु.ल. देशपांडे जी ने कहा, सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, सम मेन एक्वायर ग्रेटनेस, एंड देर आर सम मेन ऑन whom greatness is thrusted, and I am one of them. तो मैं आज पु.ल. देशपांडे जी की वो जो भावना है, उस भावना को आशुतोष जी के परिचय के बाद उसकी अनुभूति मैं कर रहा हूं। मैं तो यहां पर ऐसा मानता हूं कि एक स्वयंसेवक के रूप में मैं यहां पर उपस्थित हूं। इस वार्षिक सभा में एक बहुत अच्छा सहयोग भी है कि यहां पर मंच पर भी सारे बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं। पद्मश्री परशुराम जी खुणे, जिन्होंने हमारी झाड़ी बोली को, झाड़ी पट्टी के नाट्य महोत्सव को एक नया आयाम दिया, और उस माध्यम से बड़ी जनजागृति उन्होंने की। हमारे जनार्दन दादा बोते, जिन्होंने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाया, और आज भी एक बहुत बड़ी संस्कारी पीढ़ी वो तैयार कर रहे हैं। विशेष रूप से संस्कार भारती के अध्यक्ष मैसूर मंजुनाथ जी, जिन्होंने एक बहुत ही भावनापूर्ण, पैशनेट इस प्रकार का वक्तव्य हमारे सामने रखा है। और एक व्यक्ति जिसमें कला और संस्कृति कूट कूट कर भरी हो, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, तो मैं ऐसा मानता हूं मंजुनाथ जी जैसी होती है। इसलिए उनके जैसा एक बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूं कि सेलिब्रेटेड इस प्रकार के कलाकार। और हमारे अध्यक्ष जी यहां पर है, कांचनताई गडकरी, जो स्वयं एक कला साधक भी है और विदर्भ प्रांत की अध्यक्षा भी है। और
कांचन ताई ने ही मुझे आग्रह किया था कि इस कार्यक्रम में मैं आऊं, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर आशीष अश्विन दळवी, अखिल भारतीय महामंत्री, वो भी यहाँ उपस्थित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही मजबूत इस प्रकार का मंच भी है और सामने भी सारे महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। ऐसे समय मैंने क्या कहना, ये मेरे सामने एक प्रश्न है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस कार्यक्रम को जोड़कर हम लोगों ने जो एक विचार यहां पर रखा है कि जिस विचार में ये केवल साधारण सभा नहीं है, तो एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी और भारत के संविधान का अमृत महोत्सव, इन तीनों चीजों को हमने एकत्रित किया है। और किसी व्यक्ति जिसका हमारे विचारों से परिचय नहीं है, उसको ये लग सकता है कि इन तीन चीजों को साथ में लाने का कारण क्या है। लेकिन आप अगर मुझे पूछे तो मैं ऐसा मानता हूं, संस्कार भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत के संविधान ने दिया हुआ विचार, इनको पृथक ही नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से अलग ही नहीं किया जा सकता। हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते समय परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक श्री केशव बैराम पंत हेडगेवार जी, इन्होंने एक बहुत ही दूरदर्शी विचारों से उसकी स्थापना की थी। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन पद्धति, ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और पुरानी जीवन पद्धतियों में से है। हम लोग जिन संस्कृतियों को, जिन सभ्यताओं को पुरानी सभ्यताओं के रूप में कहते हैं, उनकी उम्र 3000-4000 साल से ज्यादा नहीं है। और ये सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई। वो चाहे मिस्र की हो, चाहे रोम की हो, बेबीलोनिया की हो, ऐसी कोई संस्कृति आज उसके उसी स्वरूप में जीवित हमको नहीं मिलती। दुनिया में लगातार सारे आक्रमणों को सहकर भी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में, एक निरंतर सभ्यता के रूप में अगर दुनिया में कोई सभ्यता जीवित है तो भारतीय सभ्यता ही है, दूसरी और कोई सभ्यता नहीं। और हम लोग ये मानते हैं कि ये 4000-5000 वर्ष पुरानी जो सभ्यताएं हैं, इनसे तो कई वर्ष पुरानी हमारी पूर्ण विकसित सभ्यता है। आज हम लोग देखते हैं कि पहले तो हम सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ही जानते थे। अब राखी गढ़ी, बिराना जैसी जो सिंधु सरस्वती संस्कृति की अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों को देखने के बाद ये ध्यान में आता है कि 10,000 साल पूर्व भी हमारे देश में जो संस्कृति थी वो पूर्ण रूप से विकसित संस्कृति थी, जिसमें स्थापत्य कला हो, जिसमें अलग अलग प्रकार से वास्तु रचना हो, इसका पूर्ण विकास हुआ था। और हम लोगों ने तो हमारे सारे इतिहास में तक्षशिला और नालंदा, विक्रमशिला जैसी हमारी जो संस्थाएं, हमारे जो विश्वविद्यालय है, इनके बारे में केवल हमने पढ़ा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं, तो जो दुनिया भर से लोग वहां पर आए, उन प्रवासियों ने लिखा हुआ वर्णन, ये पढ़ने के बाद हमारी ये सारी संस्कृति और ये हमारी जीवन पद्धति कितनी आगे थी, ये हम लोग जानते हैं। आज भी भारत में जो अलग अलग प्रकार के मंदिर हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो दक्षिण के मंदिर हो, तो उन मंदिरों में केवल स्थापत्य कला नहीं है, तो सारी कलाओं का दर्शन ये हमको इन मंदिरों में देखने को मिलता है। तो सैकड़ों और हजारों वर्ष पूर्व तैयार हुए मंदिरों में हम कला के क्षेत्र में भी कितने आगे थे, कितने विकसित थे, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सारी हमारी संस्कृति है, हमारी जीवन पद्धति है,
ये आक्रमणों के कारण लगातार इसमें एक ऐसी भावना आई कि आक्रमणों के बाद जब कुछ आक्रांताओं ने हमारे ऊपर राज भी किया, उनकी संस्कृति, उनके संस्कारों को हमारे पर थोपने का प्रयास भी किया, ऐसे ये सारे समय में एक समाज की जो भावना होती है, एक जो आत्मभान होता है, एक जो आत्मविश्वास होता है, उस आत्मभान को और आत्मविश्वास को जब समाज ने खोया और हम गुलामी की जंजीरों में अटके, तो अलग अलग समय पर अलग अलग मनीषियों ने हमको जगाने का प्रयास किया। जैसे हम लोग जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अलग जगाया, देव, देश और धर्म के लिए लोगों को जब संगठित किया, तो उन्हीं दबे हुए, उन्हीं निराश लोगों ने फिर एक बार आत्मभान के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने हमारी संस्कृति की, जीवन पद्धति की पुनर्स्थापना की। लेकिन फिर एक कालखंड हमको दिखता है जो ब्रिटिशों के समय हम लोग गुलामी में गए। तो इस सारे हमारे इतिहास का अवलोकन करने के बाद हमारे परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक जी को यह ध्यान में आया कि जब तक हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों का रोपण हम समाज में नहीं करेंगे, जब तक हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण नहीं करेंगे जिसमें आत्मभान भी है, जिसमें भारतीय संस्कृति, जीवन पद्धति का भान भी है और जिसमें कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा है, तब तक इस देश पर आक्रमण होते रहेंगे। हम कभी मुगलों के गुलाम होंगे तो कभी अंग्रेजों के गुलाम होंगे। इसलिए मानसिक गुलामी से बाहर निकलकर हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा वजूद क्या है, ये सारी चीजें जब तक हमें समझ में नहीं आती, तब तक हम लोग एक राष्ट्र के रूप में प्रस्थापित नहीं हो सकते। और इस बात को समझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और आज 100 साल बाद हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने इसी विचार को आगे लाते हुए क्या कहा, विकास भी और विरासत भी। केवल विकास से कोई देश आगे नहीं जाता जब तक अपनी साझी विरासत को हम समझते नहीं, उस विरासत को जब तक हम प्रतिपादित करते नहीं, तब तक कोई देश आगे नहीं जा सकता। तो उन्हीं विचारों को आज प्रतिपादित करने का काम चल रहा है, विकास भी विरासत भी। और इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने तैयार किया, यह संविधान भारतीय मूल्यों पर आधारित संविधान है। कई बार लोग कहते हैं कि इस संविधान के निर्माण में कई देशों के संविधान को पढ़कर और उसमें से चीजें ली गई है, लेकिन यह बहुत ही अधूरा ज्ञान है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि शायद जो ये ऐसा कहते हैं उन्होंने भारत के संविधान को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। भारत के संविधान के सारे मूल्य ये भारतीय संस्कृति में जन्मे हुए मूल्य हैं, चाहे वो सनातन संस्कृति के मूल्य हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध का विचार हो कि जिसमें एक प्रकार से समता, बंधुता, इन विचारों को ही महत्व दिया गया है। और अगर हम इस संविधान को निर्माण करते हुए संविधान सभा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के भाषणों को सुनेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को इस संविधान के माध्यम से उन्होंने प्रस्थापित किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे समाज में अलग अलग कालों में
जो कुरीतियां आई थी, जो गलत प्रथाएं आई थी, जो भेदभाव आया था, जिसने हमको विखंडित किया, जिस भेदभाव के कारण हम गुलामी में गए, इन सारी चीजों को समाप्त करते हुए जो हमारे शाश्वत मूल्य है, जो मूल्य सनातन है, जो मूल्य कभी समाप्त नहीं हो सकते, जो पुण्य पुरातन भी है, जो नित्य नूतन भी है, हर काल में जो मूल्य महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी मूल्यों को लेकर भारत के संविधान की रचना हुई। इसीलिए भारत के संविधान की जो मूल प्रति है, इस मूल प्रति में एक एक जो चैप्टर आता है, उस चैप्टर में जो अलग अलग विषय हमको देखने को मिलते हैं, उन विषयों को चित्रानुरूप दिखाने के लिए जिस प्रकार के चित्रों का उपयोग किया गया, उसमें रामायण के चित्र है, उसमें महाभारत के चित्र है, उसमें हमारे जो मूल विचार है, उन विचारों से संबंधित ऐसे सारे चित्र हमको दिखाई पड़ते हैं। और वो चित्र ये बताते हैं कि ये विचार आया कहां से, इस विचार को लिया कहां से गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान, इसलिए भारत आज भी हमारे आजू बाजू जितने मुल्क हैं, ये सारे देशों में लोकतंत्र की कभी न कभी हत्या हो गई। यहां लोकतंत्र टिक नहीं पाया, लेकिन भारत में लोकतंत्र टिका है, क्योंकि मूल रूप से हम सभी लोग जिस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो संस्कृति सहिष्णु और लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी हुई है। और उसी सहिष्णुता और उसी लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारे संविधान में भी ढाला गया। इसलिए एक ऐसा मजबूत संविधान हमको मिला है कि जिसके कारण आज हमारा देश प्रगति भी कर रहा है और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि संघ का विचार हो, भारत का संविधान हो, या फिर संस्कार भारती का विचार हो, इन विचारों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसी सामाजिक रचना में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसमें अब धीरे धीरे हमारी स्पर्धा ये व्यक्तियों से नहीं है, अब हमारी स्पर्धा मशीनों से है। एक समय ऐसा था कि जिस समय गूगल आया, तो गूगल के आने के बाद आपको दुनिया की जो चीज चाहिए एक सर्च इंजन में आप डाल दीजिए और वो सारी चीजें आपको मिलती थी। इंफॉर्मेशन मिलती थी, जानकारी मिलती थी, साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, हर चीज को एक सर्च इंजन ढूंढकर आपको जानकारी परोस देता था। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जो सर्च इंजन है, उसमें एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए, देवेंद्र फडणवीस पर कविता बना के दीजिए। 45 सेकंड में देवेंद्र फडणवीस पर कविता बनकर आती है। हम लोग राजा रवि वर्मा जी के चित्रों को एक प्रकार से भारतीय जीवन पद्धति का एक प्रतीक मानते हैं, लेकिन अब आप एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि राजा रवि वर्मा जैसा चित्र मुझे बनाकर दे दीजिए, तो मेरे नाम से भी वो बन जाता है। तो एक प्रकार से अब ये जो स्पर्धा है, ये व्यक्ति में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये मशीन लर्निंग के माध्यम से चीजों को सीखती है और उसमें प्रॉम्प्ट तैयार करती है, लेकिन मानव ये संवेदना से बना हुआ है। और संवेदना और अभिव्यक्ति ये दो चीजें जब तक प्राकृतिक नहीं होती, तब तक वो चीजें जिसको हम मूल कहते हैं, जिसको ओरिजिनल कहते हैं, ये नहीं बन सकती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मशीन में और व्यक्ति में ये सबसे बड़ा अंतर है कि हम में संवेदनाएं हैं, वेदना हो या हर्ष हो, हम हर चीज को समझते हैं और हर चीज को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इस अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम जो है, ये कला के माध्यम है, ये संस्कृति के माध्यम है, ये संस्कारों के माध्यम है।
कोई चित्रकला के माध्यम से, कोई गीतों के माध्यम से, कोई गायन के माध्यम से, कोई वाद्य के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से इस अभिव्यक्ति को हमारे सामने लाया जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक ये अभिव्यक्ति जीवित है, जब तक मानवीय संवेदना जीवित है, तब तक ये संसार जीवित रहेगा। और जिस दिन ये संवेदनाएं समाप्त हो जाएगी और आदमी भी मशीन में परिवर्तित हो जाएगा, हमारी बुद्धिमत्ता, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार की, इस बुद्धिमत्ता के आगे अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता चली गई तो ये संसार बचेगा नहीं। ये बात हमको समझनी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, विज्ञान और तंत्रज्ञान, इससे डरने की जगह इसका सही इस्तेमाल करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये तो घोड़े जैसा होता है। घोड़े पर बैठ जाओ तो आप तेजी के साथ दौड़ सकते हो, घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, आपको दिशा पता है और घोड़े पर आप बैठकर उस दिशा में अपना घोड़ा ले जा सकते हो, तो आप तेजी से वहां पहुंच सकते हो। इसलिए आज सारे क्षेत्रों में तंत्रज्ञान ने जो डिसरप्शन लाया हुआ है, उसको समझकर, उसको अपनाकर, उसको सही दिशा में हम कैसे ले जाए। आज इतने प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति के तैयार हुए, इन प्लेटफॉर्म पर जो डीप फेक आ रहा है, ये जो समाज में एक विघटन तैयार कर रहा है, इसका हम मुकाबला कैसा करें, इसका सामना हम कैसे करें और इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सकारात्मक दिशा में हम लोग कैसे ले जाए, इसका भी विचार हमको करना होगा, संस्कार भारती को करना होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है, इन तक पहुंचाना है, तो हमको ये जो सारे नवाचार है, इन नवाचारों को भी अपनाकर, उनको अपना बनाकर, जो हमारी संस्कृति ने हमेशा किया है, जो हम गीत में कहते हैं कि गृह कहूं न शकवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहां है वे, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में खुद को वो मिटा गए। ये जो हमारी संस्कृति की ताकत है, इस ताकत को हम लोगों को जागरूक करते हुए इन सारे आक्रमणों को हमें एक सकारात्मकता में बदलना है। और मुझे ऐसा लगता है ये करने की ताकत और क्षमता इस देश में अगर किसी में है तो वो संस्कार भारती में है और हमारे विचार परिवार में है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने एक बहुत ही सकारात्मकता की ओर ये जो प्रवास शुरू किया है, इस प्रवास में जहां पर भी एक स्वयंसेवक के रूप में आप मुझे याद करेंगे, मैं आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा। इतना ही आपको कहता हूं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।